सिंघानिया विला। एहसास एक बात, बस यही एक बात तुम क्यों भूल जाती हो? क्यों? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? क्या करना चाहती हो तुम? प्लीज उसी एक बात को रोज रोज खींचना बंद कर दो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज। यह कहते हुए अधिकार एहसास के आगे हाथ जोड़ लेता है। यह देख एहसास की आंखें छलक उठती हैं। एहसास अधिकार के हाथों को मजबूती से थामते हुए उसकी आंखों में देखकर बड़ी ही पीड़ा के साथ, क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं? जब भगवान का बनाया पति पत्नी का ये पवित्र रिश्ता एक बराबर है, तो क्यों इस रिश्ते की हर रस्म और कसम सिर्फ आप निभाते हैं? पिछले 9 सालों से क्यों एक बार मुझे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करने क्यों नहीं देते हैं आप? आपने कहा था ना कि आप अपनी जिंदगी पर, अपनी रूह पर मुझे सारे हक देते हैं। तो ये हक आपने मुझसे क्यों नहीं लिया? क्यों आज भी हम वही हैं जहाँ 9 साल पहले थे? क्यों? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए उन सवालों का जो पिछले 8 साल से मेरी आंखें, मेरा दिल आपसे दिन रात पूछता आ रहा है। बोलिए। ये सुन अधिकार गुस्से में उसका हाथ जोर से झटकते हुए, नहीं है मेरे पास आपकी किसी भी बकवास सवाल का कोई बकवास सा जवाब। और अगर होता भी तो मैं देना जरूरी नहीं समझता। समझ आया आपको? नहीं है मेरे पास कोई जवाब। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगता है। पर मेरे पास है जवाब। एहसास के मुंह से यह सुनते ही अधिकार के कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। एक पल के लिए जैसे उसकी सांसें थम जाती हैं, वो हैरानी से पलटकर एहसास की तरफ देखता है। एहसास जो उसे ही एकटक देख रही थी, वो उससे मुंह फेर कर गुस्से से, जिस लड़की को न जाने कितने लोगों ने कहाँ कहाँ छुआ, उसे मिस्टर अधिकार सिंघानिया छुए, शायद ये उनकी शान के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? सही कहा ना मिस्टर अधिकार सिंघानिया जी? ये कहते हुए एहसास पलटती है और अधिकार की आंखों में झांकते हुए देखने लगती है। वहीं अधिकार के तो होश उड़ चुके थे। ये सब सुनकर उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एहसास ये सब बोल रही है। उसकी आंखों में नमी उतर चुकी थी। वो अपने ऊपर काबू रखने की कोशिश करते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, एहसास प्लीज ये सब मत बोलो। तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं है। अपने गुस्से में वो बात मत कह दो जो हमारे रिश्ते को एक पल में कमजोर कर दे, जिसे आज तक दुनिया कमजोर नहीं कर पाई। ये सुनते ही एहसास हंसते हुए जोर जोर से ताली बजाते हुए अधिकार के आगे पीछे घूमकर, रिश्ता? कैसा रिश्ता सिंघानिया साहब? किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? कौन सा रिश्ता जोड़ पाए हैं आप? दोस्ती का या पति पत्नी का? ना हम आज तक कभी दोस्त बन पाए, ना जो रिश्ता है वो बना पाए। आपने आज तक मेरे लिए, इस रिश्ते के लिए जो भी किया, वो सब सिर्फ अपने तक रखा। ना कभी मुझसे कुछ पूछा और ना मुझे कुछ बताया। और ये जो रिश्ता आपने पूरी दुनिया के सामने बनाया, वो भी झूठ है, एक दिखावा है। आपने मुझे खुश रखने का वादा किया था, पर मैं सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। मेरे साथ आपका रहना या मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाना ही मुझे खुश नहीं रख सकता, समझे आप? मैं हमारी दुनिया में खुश रहना चाहती थी। मैं हमारा परिवार बनाना चाहती थी। सिर्फ मेरा नहीं, या फिर मेरे बीते कल को याद रखकर आप कभी इस रिश्ते में आगे ही नहीं बढ़ पाए। ऐसा है तो बोलिए ना कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम्हारी जैसी लड़की को हाथ लगाना मेरी शान के खिलाफ है। गिरी हुई एहसास के आगे के सब उसके मुंह में ही रह गए, जब अधिकार के एक जोरदार तमाचे ने उसकी जुबान बंद कर दी। थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में सुनाई दे गई। जहां थप्पड़ पड़े तो एहसास के गालों पर थे, पर चोट अधिकार के दिल पर लगी थी। अधिकार की आंखों से आंसू बह निकले थे। वो अपने कांपते हाथों की तरफ देखकर, मिल गई खुशी, कर लिया जो चाहती थी। आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ, आपकी खुशी, सब सिर्फ आपका, मेरा कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखता आपको मेरा। इन पिछले 8 सालों में सिर्फ अकेले आप तड़पी हैं, मैं नहीं। ये कहते हुए अधिकार एहसास के करीब जाकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए, मेरे 9 साल के प्यार को सिर्फ जिस्म तक न पहुंचने की वजह से आपने उसे इतना नीचे गिरा दिया। आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मुझे अंदाजा भी नहीं था। और अभी क्या बोला? मेरा बच्चा? जान निकाल दूंगा आपकी अगर दोबारा बोला कि वो सिर्फ आपका बच्चा है और मेरी जिम्मेदारी है। जान है वो अधिकार सिंघानिया की, अधिसास सिंघानिया, अधिकार सिंघानिया का खून है। जब वो आपकी कोख में था, उस एक एक पल में भी मैंने उसे अपना अंश समझा। जब मुझे आप भी नहीं चाहिए थी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए था।
भूल गई आप? मेरा मेरे बच्चे से 8 साल का प्यार आपके उसकी माँ होने से कहीं ज्यादा है। सपने में भी उसे सिर्फ खुद का मत समझना, समझिए आप। एक बात और, गलती से भी अधिकार सिंघानिया की मोहब्बत को उसकी गलती समझने की भूल मत करिएगा। मेरी मोहब्बत न कभी आपके जिस्म से शुरू हुई थी और न कभी उस पर ख़त्म होने वाली है। बस इसलिए कि मैं आपके करीब नहीं आता, आपको लगता है मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। अरे हर दिन, हर एक पल आप मेरे जिस्म में खून बनकर दौड़ती हैं। ये दिल तब तक धड़क रहा है जब तक आप दोनों मेरे आसपास हैं। आप दोनों के बिना मर जाऊंगा मैं, और यही वजह, यही मजबूरी है मेरी कि मैं 8 साल से आपसे दूर हूँ। मैं भी आपको महसूस करना चाहता हूँ, आपके करीब आना चाहता हूँ, पर इस शर्त पर नहीं कि मैं आपको उसके बाद खो दूँ। मैं मेरी अपनी उस हर ख्वाहिश, हर उस ज़रूरत को मार सकता हूँ जो मुझे आपसे दूर करे। 8 साल पहले मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अधिकार की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एहसास अधिकार को सीने से लगा लेती है। अधिकार को तो कुछ समझ में नहीं आता, वो बस सिर्फ बर्फ सा जम जाता है। वहीं एहसास उससे दूर होकर उसके चेहरे को बेतासा चूमने लगती है, और इसके साथ ही साथ उसके 8 साल के सारे दर्द वो आंसुओं में बस बहाई जा रही थी। काफी देर बाद जब एहसास अपने दिल को हल्का कर लेती है, वो अधिकार का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर, मेरी जान, मेरे पागल पति, इन 8 सालों में मैं तो अपना दर्द आप पर गुस्सा करके निकाल देती थी, पर आपने कितना कुछ अपने सीने में दफन करके रखा था। एक बार तो आकर अपना दर्द बताया होता मुझे। एक ही दिल कितनी बार जीतेंगे आप? अब तो आप पर लुटाने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब जान गई थी मैं। सब, जो आप कहना चाहते थे, जो नहीं कह पा रहे थे, सब जानती हूँ मैं, सब। ये सुन अधिकार हैरानी से बड़ी ही मासूमियत से, आप सब जानती हैं? तो ये सब? ये सुन एहसास अधिकार के सर से अपना सर टिकाकर आंखें बंद करते हुए, हाँ सब जानती हूँ मैं। जिस दिन हम यहाँ आए उसी दिन जान गई। आपकी और बरसा भाभी की सारी बातें सुन ली थी मैंने, सारी बातें। और आज ये सब इसलिए किया ताकि आपके दिल का हर दर्द, हर शब्द बाहर ला सकूं, जो घुट घुट कर आप इतने सालों से अकेले सह रहे हैं। कैसे इंसान हैं आप? इतना सब कुछ मेरे लिए कैसे कर सकते हैं? अकेले इतना कुछ कैसे सह सकते हैं? एक बार भी दिल ने चीख कर अपना दर्द बताने के लिए नहीं कहा? एक बार भी आपकी हिम्मत टूटी नहीं? टूटी हर उस दिन, हर उस पल जब मैं आपकी आंखों में अपनी मोहब्बत के लिए सवाल उठते देखता था, जब जब आपको किसी और की बेटी को देखकर रोते देखता था, जब जब आपको आदि की एक छोटी सी अंजल मांगने पर उसे डांटते देखता था, जब जब आप आईने में खुद को संवारती थी और मैं आकर सो जाता था बिना आपकी तरफ देखे। आपकी हर एक सिसकियों पर मेरी हिम्मत, मेरा दिल टूट गया था। ये कहते कहते अधिकार की आंखें छलक उठती हैं। वही एहसास ये सब सुनकर अधिकार की शर्ट को मजबूती से पकड़कर रोते हुए, फिर कैसे समझाते थे खुद को, अपने दिल को। यह सुन अधिकार एहसास को अपने सीने से लगाकर आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लेता था। आपको और आदि को एक साथ खेलते हुए याद कर लेता था। हर सुबह किसी मासूम बच्चे की तरह सुकून से सोती एंजल याद आ जाती थी मुझे। फिर एक नए दिन के साथ एक नई हिम्मत मिल जाती थी सब सहने की। मैं आपसे दूर रह सकता हूँ और अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे सकता। मुझे मेरी पूरी जिंदगी के लिए आपका साथ चाहिए। फिर इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। यह सुन एहसास अधिकार के आंसू पोंछते हुए, यहाँ भी सिर्फ मैं, अदी और हमारी मोहब्बत, अपने बारे में आखिरी बार कब सोचा था आपने? सिर्फ हम, सिर्फ हम। इतने अच्छे कैसे हैं आप? यह सुन अधिकार रोते रोते मुस्कुराते हुए, आपके लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया है सब कुछ। आपके लिए सोचता तो आपको रुलाता नहीं इतने साल। सॉरी, इतने साल आपसे सब छिपा कर रखा। सेल्फिश हूँ मैं, पर मैं जिंदगी भर ऐसे सेल्फिश रह सकता हूँ। आप, आपकी मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, और ना होगा। समझिए आप? यह कहकर वो एहसास के गालों पर किस कर लेता है, एहसास भी उसके माथे पर चूमते हुए। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है ना? आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। पुराना सब भूलकर हम आगे बढ़ेंगे। अब सब सही होगा। यह सुनकर अधिकार उससे दूर हो थोड़ा हैरानी से, नई शुरुआत मतलब? यह सुनते ही एहसास अधिकार का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर बेड पर बिठाती है और ड्रॉर से अपनी कुछ रिपोर्ट्स निकालकर उसे एक एक कर अधिकार को दिखाने लगती है।
अधिकार हैरानी से उन्हें एक एक कर ध्यान से पढ़ने लगता है और उसी के साथ एहसास अपनी और डॉक्टर रेखा की मुलाकात के बारे में उसे बताने लगती है और एक एक कर सब कुछ अधिकार को बता देती है। सब पढ़ लेने के बाद अधिकार गुस्से से एहसास की ओर देखकर, आप पागल हो चुकी हैं एहसास, यह सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था या मुझे बता देना चाहिए था। आपने यह सब मुझे करने से पहले बताना जरूरी नहीं समझा। ये सुन एहसास बच्चों की तरह मुंह बनाकर, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं क्यों बताती, वैसे भी अब सब सही है। अधिकार, मैं गलत बोल रही हूँ, ये रिपोर्ट्स तो नहीं ना। 40% चांस है, सिर्फ सिर्फ इतने के लिए मैं बाकी के 60% इग्नोर नहीं कर सकता। और इन सब की जरूरत क्या है, अब तो आप सब जानती हैं ना और समझती भी हैं, तो प्लीज बच्चों की तरह जिद करना बंद कर दीजिए। अगर आपको बेटी ही चाहिए तो ठीक है, हम कल ही एक बेटी अडॉप्ट कर लेंगे, फिर तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी ना। रुकिए, मैं अभी अपने एक दोस्त से बात करता हूँ। ये कहते ही वो फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगता है। ये देख एहसास झटके से उसके हाथ से फोन छीनकर उसे जमीन पर पटकते हुए, मुझे मेरी और आपकी बेटी चाहिए, आपकी बेटी चाहिए। और अगर मैं अधि को जन्म देते हुए बच सकती हूँ, जबकि हम दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था, तो अब तो सब ठीक होने के 40% चांस है और मेरे लिए ये बहुत है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, मुझे मेरी बेटी और अधिक उसकी एंजल किसी भी कीमत पर चाहिए। आपको जितना भरोसा 8 साल पहले भगवान पर था, उतना ही भरोसा आज मुझे मेरी मोहब्बत पर है। मुझे पता है कि ऊपर वाला मेरी मोहब्बत को, मेरे भरोसे को टूटने नहीं देगा। जैसे हर बार मैंने आप पर, आपकी बात पर यकीन किया, आज आपको मेरे ऊपर, मेरे यकीन के ऊपर वो भरोसा दिखाना ही होगा। कल आपकी दुल्हन आपका इंतजार करेगी। मुझे पता है इस बार मेरा इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर नहीं रह जाएगा। ये कहते ही एहसास तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। वही अधिकार अपने हाथ में लिए रिपोर्ट को ही देखते रह जाता है और उसके कानों में वही शब्द फिर से गूंजने लगते हैं जो एहसास ने अभी अभी कहे थे, आपसे बड़ा गधा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब से आप ना मुझसे बात मत करना, वरना मैंने आपका सर फोड़ देना है। जाइए यहाँ से अब। ये कहते हुए विधि बसल से अपना मुंह फेर लेती है। वहीं बसल यह सुन बेबसी से रियान की तरफ देखने लगता है और रियान बसल का मुंह देखकर, अबे तूने किया क्या है, कौन सा रायता फैलाया है इस बार, बोल। यह कहकर वो आस्था को देखकर हंसने लगा। भाई आस्था उसे कोनी मारने लगी। इधर विधि अचानक से बच्चों की तरह रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर धीरे धीरे बाकी लोग भी वहां आ गए। स्नेहा और पल्लू बुआ उसके अगल बगल बैठकर उसे चुप कराने लगे। पल्लू बुआ उसके आंसू पोंछते हुए, क्या हुआ बेटा, बसल ने फिर तुझे कुछ कहा क्या, मुझे बताओ जो हुआ है, मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। स्नेहा भी बसल की तरफ देखकर, क्या किया तूने जो ये इतना रो रही है, बोल। सबकी डांट सुनकर बसल भी बेचारे जैसा मुंह बना लेता है। तभी ऊपर से अधिकार और एहसास एक साथ हैरानी से आते हुए विधि और बसल को देखने लगते हैं। एहसास विधि के पास आकर, विधि, विधि क्या हुआ तुम्हें, बसल भाई ने कुछ बोला है क्या। एहसास की बात सुनकर विधि और बच्चों जैसे रोते हुए हाँ में सिर हिलाने लगती है। ये देख सब बसल को घूरने लगते हैं। तभी सबको कुछ लोगों के हंसने की आवाज आने लगती है। सब आवाज की तरफ घूमकर देखते हैं तो कोने में सबसे छिपकर अधी, अधिया और नर्स मुंह पर हाथ रखकर बस हंसे जा रहे थे। उनके साथ स्थानक और रौनक भी बिना कुछ समझे दांत दिखा रहे थे। उन लोगों को हंसते देख, ये देख सबको काफी हैरानी होने लगती है। कोई कुछ सोचता कि तभी विधि अपनी बगल में रखे सोफे से एक छोटे पिलो को उठाकर बसल को मारना शुरू कर देती है। जहां वर्षा विधि को रोकने की कोशिश करने लगती है, वहीं रियान और अनुभव किसी तरह अपनी हंसी पर कंट्रोल करके बसल को वहां से दूर करने की कोशिश करते हैं। वहीं बसल किसी अपराध बोध में बस सर झुकाए विधि को ही देख रहा था। इधर अधिकार, एहसास और आस्था जल्दी से बच्चों के पास जाकर उन्हें चुप कराने लगते हैं। जहां आस्था स्थानक और रौनक को गोद में उठा लेती है, वहीं एहसास अधिया के मुंह पर हाथ रखकर उसे हंसने से रोकने लगती है और नर्स को ना हंसने के लिए इशारा से कहती है। वहीं अधिकार अधि को गोद में उठाकर उसके मुंह पर हाथ रखकर, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, और श्याम ने तुम सबको यहाँ कैसे आने दिया, ये तुम सबके स्टडी का टाइम है ना। यह सुन अधि और तेज हंसते हुए, नहीं डैडा, हमें श्याम अंकल नहीं बसल अंकल पढ़ा रहे हैं।
ये सुनकर सब हैरानी से बसल की तरफ देखने लगते हैं। रेहान बसल के सिर पर चपत लगाते हुए, अबे साले ढोलू बोलू पांचवी फेल, तू हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहा था? या यही 1 घंटे से हंसना सिखा रहा था तू? यही देख कर बेचारी विधि तो नहीं रो रही? देख, अगर तूने हमारे बच्चों को कुछ भी उल्टा सीधा सिखाया होगा ना, तो मैं मार मार कर तुझे तंदूरी मुर्गा बना दूंगा। बोल, क्या रायता फैलाया तूने? ये कहने के साथ वो एक दो चपत और लगा देता है, जिसे देख स्नेहा रेहान को ये ना करने के लिए घूरती है, और रेहान ये सब देख शांत हो जाता है। मैं ये बसल बच्चों जैसा मुंह बनाकर, यार सब मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इस हदी ने किया। यह सुन रेहान फिर से बसल को एक जोरदार चपत लगाते हुए, अबे चिंदी चोर, तेरे जैसे ही लोग बच्चों के हाथ से कुरकुरे चिप्स चुराते हैं, खुद को बचाने के लिए बच्चे को फंसा रहा है। यह सुनते ही बसल अदी को घूरने लगता है, और वही अदी और जोर से हंसने लगता है। यह देख अधिकार समझ जाता है कि जरूर अदी ने कुछ शरारत की है। यह सोचते ही वो अदी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एहसास गुस्से से, अदी मेरे पास आओ। ये सुनते ही अदी डरकर अधिकार की बाहों में सिमट जाता है। अधिकार बातें बनाते हुए, मैं अदी को पनिशमेंट देने जा रहा हूँ, कोई हमारे बीच नहीं आएगा। ये कहकर वो फिर से जाने लगता है, और एहसास के साथ साथ बाकी सभी अधिकार की चाल समझ जाते हैं। एहसास के अलावा बाकी सब ये देख मुस्कुराने लगते हैं। वहीं एहसास खुद जाकर अदी को अधिकार की गोद से लेकर उसे अपने सामने खड़े कर कर बड़ी ही गंभीरता से कहती है, अदी, मम्मा को सच सच बताओ आपने क्या किया है? बसल अंकल सच बोल रहे हैं, क्या तुमने कोई शरारत की है क्या? बताओ मम्मा को। मम्मा कुछ नहीं बोलेंगी आपको, बताओ। एहसास का चेहरा देखकर अदी थोड़ा डर जाता है, और यह देख अधिकार उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। अधिकार एहसास की तरफ देखकर, अदी को डराना बंद करो, बच्चा है, कोई छोटी मोटी शरारत कर दी होगी, जाने दीजिए। एहसास उठकर विधि की तरफ देखकर, वो रो रही है, फिर छोटी बात कैसे हो सकती है? जरूर अदी ने कुछ बड़ी शरारत की होगी। मैंने कुछ नहीं किया मम्मा, सच्ची। ये कहकर अदी फिर से अधिकार के सीने में सिर छिपा लेता है। वहीं अदी की बात सुनकर एहसास नर्स की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से, बेटा आप तो गुड बॉय हो ना, आप बताओ क्या किया है अदी ने? उसने बस्सल अंकल और विधि आंटी को कैसे तंग किया है? नर्स एहसास की बात सुनकर विधि और बस्सल की तरफ देखने लगता है। ये देख अनुभव वहीं से, नर्स हुआ कुछ पूछ रही है ना, बताओ क्या हुआ है? अनुभव के भी कह देने पर नर्स बड़ी ही मासूमियत से सबको सबको बताने लगा। कुछ देर पहले, बसल क्या कर रहे हैं आप? जल्दी इधर आइए ना। विधि बाथरूम से ही बसल को आवाज लगाती है। बसल जो कि बेड पर बड़े आराम से अधिसास, अधिया, स्नातक, रौनक और नर्स के बीच पेट के बल लेटा फोन में कुछ देख रहा था, जो विधि की बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है। विधि फिर से चिल्लाते हुए, बसल प्लीज आइए ना, मेरी साड़ी सही से बंध नहीं रही, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज आइए मेरी हेल्प कर दीजिए, आइए ना। इस बार भी बसल उसकी बात सनसुनी कर देता है, पर अदी को विधि की बात सुनाई पड़ती है। वो बसल का हाथ पकड़कर, अंकल आंटी आपको बुला रही हैं, दे नीड योर हेल्प। ये सुनकर बसल चिढ़ते हुए, यार मैंने नहीं जाना, वो बहुत काम करवाती है मुझसे, मैं अपने फेवरेट अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा देख रहा हूँ, जाओ बोल दो अंकल बिजी है, नहीं तो चुपचाप मेरे साथ देखो। ये कहकर वो फिर से बेपरवाह होकर मूवी देखने लगता है। भाई अधी को सोचकर बेड से नीचे उतरकर विधि के पास चला जाता है। विधि अंदर साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, पर उससे साड़ी की प्लेट बन नहीं रही थी। अधी को देखकर विधि थोड़ी राहत की सांस लेकर, बेटा आप यहाँ, बसल अंकल कहाँ है, प्लीज उनको भेज दो। बोलो आंटी बुला रही हैं। यह सुनकर अधी बाहर देखता है तो बसल अभी भी फोन में बिजी था। अधी विधि को देखकर, आंटी अंकल आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं मूवी देख रहा हूँ पुष्पा। यह कहकर वो फिर से बाहर देखने लगता है। भाई विधि को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है, और वो उसी हालत में बसल से लड़ने के लिए चल पड़ती है। इस चक्कर में उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने अभी साड़ी सही से पहनी ही नहीं थी, और वो उसमें फंसकर गिर पड़ती है। ये देख अधी डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो था भी 8 साल का एक बच्चा, पर फिर भी वो तेजी से भागकर बसल के पास जाता है, और उसका हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए, अंकल अंकल आंटी गिर गई, ये कह वो बाथरूम की तरफ इशारा करने लगता है। पर बसल तब भी उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता।
पर बाकी बच्चे अदी की बात पर ध्यान देते हैं। नर्स और अदिया तो उठकर बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। उधर बसल अपने में मस्त था। आखिरकार अदी भी बेचारा वहां से विधि के पास भाग कर गया और अदिया नर्स के साथ मिलकर अपने छोटे छोटे हाथों से विधि की मदद करने लगते हैं। विधि भी किसी तरह से हिम्मत करके उठती है और बच्चों को बाहर भेज देती है। फिर रोते रोते बाथरोब पहनकर बाहर आती है और रोते हुए बसल को घूरने लगती है। बसल अपने में मस्त बस मूवी एंजॉय कर रहा था। उसे आसपास का कुछ होश नहीं था। इधर बच्चे बेड के पास खड़े कभी विधि को देखते तो कभी बसल को। काफी देर बाद जब मूवी खत्म हो जाती है तो बसल अंगड़ाई लेते हुए उठता है और स्नातक रौनक को पुचकारने लगता है। मेरे जिगर के छल्लों, मजा आ गया मेरे साथ पिक्चर देखकर। कल एक और देखेंगे। ठीक। वाह वाह। ये कहते हुए वो बेड से उठता है और अजीब तरीके से चलने लगता है, जिसे देख आदि हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर बसल की नज़र उस पर जाती है। बसल अपनी भौहें उचकाते हुए, क्यों छोटे नवाब, क्या हुआ? बड़े शांत हैं आप? यह सुनकर आदि बड़ी ही शांति से, विधि आंटी गिर गई थी, वो आपको उन्हें उठाने के लिए बुला रही थी। जिसे सुनकर बसल उसकी बात का मजाक समझकर अभी जो उसने मूवी देखी थी उसकी नकल करते हुए अजीब सा टेढ़ा होकर कंधे ऊपर कर अपना एक हाथ अपनी ठोड़ी के पास ले जाकर, पुष्पा, मैं किसी को जमीन से उठाने के लिए झुकेगा नहीं साला। यह कहकर वो खुद ही हंसने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फिर से अदी पर पड़ी, उसने देखा कि वो बाथरूम की तरफ देख रहा है। जैसे ही अदी की नज़रों का पीछा करते हुए बसल की नज़र विधि पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं और तभी उसे मूवी देखते टाइम विधि का बार बार बुलाना याद आता है। ये याद आते ही वो विधि के चेहरे पर इस समय दिख रहा भयानक गुस्सा देखता है। मन ही मन दुनिया के सभी देवी देवताओं को याद कर लेता है। विधि को देखकर उसका आगे क्या हाल होने वाला है वो ये समझ जाता है। भाई अधी पता नहीं क्यों हंसने लगता है और उसकी हंसी सुनकर विधि दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। वर्तमान, जहाँ अधिकार दीवार से सिर सटाकर किसी तरह अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रहा था, वहीं एहसास नर्स के कंधे पर सर रखकर हंसे जा रही थी। इधर रेहान, अनुभव, वर्षा और बाकी सभी अपना पेट पकड़कर बस हंसते जा रहे थे। यह देख विधि अपना हाथ सोफे पर मारते हुए, मुझे चोट लगी, इनको डांटने के बजाय आप सब हंस रहे हैं, यह कहकर वो फिर से रोने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर सब अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। वहीं रियान बसल के पास आकर उसके सर पर फिर से मुक्के मारते हुए, अबे ढोलू बोलू, तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने साथ बिठाकर पिक्चर दिखाता है? तूने तो बोला था कि तू बच्चों के साथ खेलने जा रहा है। मोटी बुद्धि, ना बच्चों की ढंग से केयर कर पाता है और ना बेचारी विधि की। यह कहकर वो विधि के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ से सर सहलाते हुए, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी थी, डॉक्टर के पास चले क्या? यह सुनकर विधि थोड़ा शांत होकर, नहीं ज्यादा नहीं लगी, पर आप सब देख रहे हैं ना, बसल जी मुझसे प्यार ही नहीं करते। जब से आए हैं ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनके लिए मैंने बर्गर तक को छोड़ दिया और ये मेरे लिए मूवी तक नहीं छोड़ पाए। मुझे चोट लगने से रोना नहीं आ रहा, इन्हें मेरी परवाह नहीं है, इसके लिए रोना आ रहा है। यह कहकर वो सिसकने लगी। इस बार विधि की बात सुनकर सबको थोड़ा बुरा लगने लगता है। बसल को काफी ज्यादा अपराध बोध महसूस होने लगता है। तभी अदी अदिया का हाथ पकड़कर, जब मेरी डॉल मुझसे गुस्सा होती है तो मैं उसे सॉरी बोल देता हूँ, वो फिर से ठीक हो जाती है। अंकल आंटी कब से रो रही हैं, आप भी आंटी को सॉरी बोल दो ना, क्यों आप भी बच्चों जैसे रो रहे हो? हम जा रहे हैं खेलने, आप लोग कुछ नहीं समझते। और हाँ बसल अंकल, जब आंटी को बार बार बर्गर की याद आ रही है तो उन्हें खिला दो ना, क्यों इतनी सी बात नहीं समझते कि वो आपके साथ बर्गर खाना चाहती हैं। यह कहकर वो अदिया का हाथ पकड़कर नर्स की तरफ देखकर, नर्स चलो हम खेलने चलते हैं, ये सब बुद्धू हैं, किसी को सॉरी बोलना ही नहीं जानते, बस रोते रहते हैं, चलो हम खेलने चलते हैं। यह कहकर अदी सबके सामने से ही बाकी बच्चों के साथ रूम में चला जाता है और बाकी घर वाले बस छोटे से अदी की बात को ही सोचने लगते हैं। सच में बड़े हो जाने पर एक छोटी सी गलती पर सॉरी बोलना कितनी बाद में याद आता है, और कभी कभी तो याद ही नहीं आता है। हम अपनों के साथ रहकर भी उनकी मन की इच्छा नहीं जान पाते हैं। यही विधि और बसल के बीच हो रहा था। शायद बसल को आदि की बात समझ आ चुकी थी। वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर विधि के पास बैठ जाता है और उसके आंसू पोंछते हुए, सॉरी बेबी, मैं आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा हूँ ना, टाइम भी नहीं दे पाता हूँ आपको,
आपको आपका फेवरेट बर्गर खिलाने आपके फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता हूँ, ना शॉपिंग पर भी ले जा पाता हूँ। पर आई एम सॉरी। हम आज आपकी उस फेवरेट जगह पर चलेंगे जहाँ आप जाना चाहती हैं। प्लीज़ अब तो मान जाइए। बेबी सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। ये कहकर वो अपने दोनों कान पकड़ लेता है, जिसे देखकर विधि की हंसी छूट जाती है। पल्लू बुआ उसकी बात सुनकर विधि का सर सहलाते हुए, बेटा माफ़ भी कर दे इस बेवकूफ़ को, थोड़ा पगला है, अब माफ़ कर दे। स्नेहा भी, हाँ विधि, बात यहीं ख़त्म करो और अब जाओ कहीं घूम कर आओ, तुम दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। यह सुनकर बसल विधि की आंखों से इशारा करके मनाने की कोशिश करने लगा। रेहान भी, हाँ विधि, जाओ चली जाओ, वैसे भी ये पागल तुम्हारा ही है तो झेलना तो पड़ेगा ही। क्यों? ये कहकर वो अनुभव से हाई फाई करने लगा। तभी आस्था रेहान के पास आकर, आप क्या दूसरों पर हंस रहे हैं? कल भाई और भाभी की एनिवर्सरी है ना, हम लोगों को भी बाहर जाना है ना। आस्था के कहते ही रेहान, अनुभव और वर्षा को भी ये बात याद आती है। रेहान बिजली की फुर्ती से बाहर की तरफ निकलते हुए, अरे मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम तीनों जल्दी से आओ। यह सुनते ही आस्था और वर्षा ऊपर अपना पर्स लेने के लिए भागती हैं और अनुभव रेहान के पीछे। स्नेहा बस्सल से, तुम दोनों भी जाओ, बच्चों के पास हम हैं, ओके। ये कहकर पल्लू बुआ और स्नेहा बच्चों के कमरे की तरफ चली जाती हैं और बस्सल विधि को लेकर बाहर निकल जाता है। अब हॉल में सिर्फ अधिकार और एहसास थे। जहाँ अधिकार एहसास को बड़े ही गौर से देख रहा था, वहीं एहसास उससे मुंह फेर कर खड़ी थी। अधिकार को सोचकर, एहसास कब तक एक ही बात के लिए जिद करोगी? प्लीज तुम भी गुस्सा साइड रख दो। एहसास बिना उसकी तरफ देखे, आपसे ज्यादा समझदार हमारा छोटा सा आदि है। एक बार उसकी बात पर गौर कीजिएगा। कल एक नया दिन होगा और एक नई शुरुआत। मैं सिर्फ कल तक इंतजार करूंगी आपके फैसले का। उससे पहले मुझसे बात मत करना आप। मैं तब तक के लिए आपसे नाराज हूँ। इतना कहकर वो अपनी जुल्फें झटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अधिकार बस उसकी बात को सोचता रहता है। अगले दिन, अरे मेरे कलेजे के टुकड़ों, जिगर के छल्लों, बुढ़ापे के सहारों, मेरे कामकाजी बच्चों, ऐसे अपने इकलौते बसल दी ग्रेट कोरियोग्राफर की धज्जियां मत उड़ाओ। सही से कर लो, वरना जमाना थूकेगा मुझ पर। हाय राम, इन चल्लरों को सिखाते सिखाते मैंने मेरा डांस भूल जाना है। ये कहते हुए बसल बेड पर मानो बिखर सा जाता है। वहीं उसके सामने खड़े अधिसास, अधिया, स्थानक, रौनक और नर्स मजे से म्यूजिक साउंड पर बज रहे गाने पर अपना अपना स्टेप कर रहे थे, जबकि बसल सुबह से उन्हें कुछ खास डांस के स्टेप्स करा रहा था। दरअसल वो अधिकार और एहसास को रात की पार्टी में खुद से बच्चों का कुछ खास डांस तैयार करवा के उन्हें सरप्राइज के तौर पर दिखाना था। वो सुबह से कड़ी मेहनत कर रहा था, पर बच्चे एक डांस स्टेप के सीख जाने के बाद जैसे ही दूसरा स्टेप सीखते, पहले वाला भूल जाते। आदिया तो डांस करने से ज्यादा खेल ही रही थी। उसे जैसे ही मौका मिलता, वो अदी के आसपास गोल गोल घूमने लगती और ये देखने में अदी, जो कि कुछ हद तक डांस कर ले रहा था, वो भी रुक कर आदिया को देखने लगता। इन सब में बेचारे बसल के पसीने छूटते जा रहे थे। तभी दरवाजे पर विधि नॉक करते हुए, बसल क्या कर रहे हैं आप? कब से आपकी प्रैक्टिस चल रही है? बाहर आइए, मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना। अगर आप, विधि की बात बीच में ही अधूरी रह गई कि बसल बेबस सा मुंह बनाए दरवाजा खोल देता है। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर विधि अंदर आकर, क्या हुआ बच्चे, डांस कर नहीं पा रहे क्या? बसल फिर से धड़ाम से बिस्तर पर पसरते हुए, यार ये बच्चे मेरे बस की बात नहीं है, दिमाग का भरता लगाकर खा गए ये सब। प्लीज पहले तुम मेरी मदद कर दो ना। इसे बोलो कि जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो करे। प्लीज बेबी बोलो ना। ये कहकर वो विधि की तरफ बहुत उम्मीद से देखने लगा। बच्चों से क्या मेहनत करा रहा है, तू ही साड़ी पहनकर मुजरा कर दे। तू तो वैसे भी मेरी पर्सनल नचनिया का कोर्स कर चुका है। हाँ हाँ। ये कहते हुए ध्यान कमरे के अंदर आता है। उसकी बात सुनकर विधि भी हंस पड़ती है। बसल फुर्ती से बैठकर दोनों को घूरते हुए, तुम दोनों ज्यादा दांत मत दिखाओ, समझे? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तो खुद क्यों नहीं डांस सिखा देते इन्हें? मैं क्यों अपना दिमाग खपा रहा हूँ तब से? यह कहकर वो उठकर जाने लगता है, पर तभी रियान उसे पीछे से खींच अपने सीने से लगाकर उसे रोक लेता है। रियान बड़ी मासूमियत से, अरे मेरी लैला कहाँ जा रही है रूठ कर? कल हीरो बनकर रात में किसने डायलॉग मारा था कि मैं अधिकार और एहसास को डांस से एक बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। अब ज्यादा मुंह मत चला और अपना काम कर, जो वैसे भी
तेरे बस की बात है नहीं। ये कहते हुए वो बसल को बेड की तरफ धकेल देता है। बसल का तो मुंह बन जाता है। वहीं विधि और बच्चे हंसने लगते हैं। तभी विधि को सोचकर, रेहान भाई, अच्छा ये सब मजाक एक तरफ, पर सच में बसल जी का आइडिया बहुत अच्छा है। प्लीज मेरे लिए, मेरे कहने पर इनकी मदद आप ही कर दीजिए। आप हेल्प करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा डांस सीख जाएंगे। हाँ हाँ, ये दी ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर रेहान खन्ना कल ही तो डांस इंडिया डांस जज करके आए हैं। तुमको बड़ा पता है कि तुम्हारे भैया जी सिखाएंगे तो बच्चे जरूर सीख जाएंगे। ये कहते हुए बसल विधि को जोर से कोनी मारता है। विधि भी बदले में उसको कोनी मारकर घूरने लगती है। भाई रेहान बड़े ही शान से बेड पर बैठते हुए, तुझे नहीं पता पर विधि जानती है कि मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो अब मुंह बंद कर और चल मुझे असिस्ट कर। अब कोरियोग्राफी मैं करूँगा रेहान खन्ना। यह सुन बसल चिढ़ते हुए, हाँ खन्ना के चच्चा, अब तू ही कर, मैं जा रहा हूँ। अब तू डांस करा, ये पूरा शो मेरे से कुछ पूछने मत आना। मैं जा रहा हूँ। ये कह बसल वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रेहान पीछे से, जा जा, बिल्कुल जा। देख लियो शाम को ऐसा प्रोग्राम होगा कि तुम सबके होश उड़ जाएंगे। यह कहकर वो और जोर से हंसने लगा ताकि बसल को और चिढ़ हो। इधर विधि उन दोनों की ये नोकझोंक देखकर हंसते हुए, आप दोनों भी ना कभी बड़े नहीं हो सकते। अच्छा अब आप बसल जी पर नहीं, इन पर ध्यान दीजिए। मैं जा रही हूँ इन्हें मनाने। माने नहीं तो मेरी मदद कौन करेगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। इधर उसके जाते ही रेहान अपने काम पर लग गया। आस्था क्या कर रही हो। यहाँ येलो नहीं वाइट फ्लावर लगेंगे, और प्लीज जल्दी करो ना। अरे अच्छा तुम रुको, मैं ही लगा देती हूँ। तुम वो काम जल्दी खत्म करो, मैं ये कर रही हूँ। ये कहते हुए वर्षा मेज पर चढ़कर फ्लावर लगाने लगती है। आस्था जो कि भाई नीचे फेरी लाइट्स की लड़ियां सुलझा रही थी, वो वर्षा को मेज पर चढ़ा हुआ देखकर, वर्षा दी आप गिर जाओगी। मैं अभी आ रही हूँ ना, आप वहां से उतरो, मैं आकर आपकी हेल्प कर रही हूँ। आप ऐसे मत चढ़ो उस पर वरना गिर जाओगे। ये कहते हुए वो अपने हाथ में फंसी लाइट्स को जल्दी जल्दी छुड़ाने लगी। इधर वर्षा आस्था की बात को नजरअंदाज करते हुए काम पूरा करने की जल्दीबाजी में थोड़ा उचक उचक कर फूलों को लगाने की कोशिश किए जा रही थी कि तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली, अनु। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे विश्वास हो चुका था कि अब वो गिर जाएगी। इधर रास्ता भी उसकी चीख सुनकर चौंक कर आवाक सी उसकी तरफ देखने लगती है। इधर डरी सहमी सी वर्षा को एहसास हुआ कि वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी की मजबूत बाहों में झूल रही है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और खुद को अनुभव की बाहों में पाकर चहक उठती है। आस्था भागते हुए आती है और पीछे से अनुभव को हक करते हुए, भाई, भाई क्या टाइमिंग है आपकी। मुझे तो बस हार्ट अटैक आने ही वाला था। ये कहकर वो आगे आकर वर्षा को नीचे उतारने में हेल्प करने लगती है। वहीं अनुभव वर्षा को गुस्से से देखते हुए, पागल हो तुम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि कब कैसे किस हालत में क्या करना चाहिए। कुछ हो जाता तो अपना ना सही उसका तो ध्यान रखना चाहिए ना। यह कहकर वो वर्षा को इधर उधर देखने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वहीं आस्था दोनों को घूरते हुए, किस हालत की बात कर रहे हैं आप, और वो अपना ना सही किसका ध्यान रखे। आप दोनों में से कोई बताएगा क्या कि ये सब हो क्या रहा है। यह सुनकर अनवर और वर्षा दोनों चौंक जाते हैं और जैसे अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद एक दूसरे को कनखियों से देखने लगते हैं। इधर रास्ता दोनों के आगे पीछे घूमते हुए, आप दोनों कुछ तो झोल कर रहे हो। चलो मैं पूरे घर को इकट्ठा कर दूं, इससे पहले सब जल्दी जल्दी बताओ कि क्या बात है। यह सुन अनुभव वर्षा को कुछ इशारा करता है और वर्षा उसे समझते ही इधर उधर देखकर आस्था के कान में, आई एम प्रेग्नेंट। क्या, यू आर प्रेग्नेंट। अरे, आस्था चौंकते हुए कहती है और उसके इतना कहते ही आस्था और अनुभव उछलते हुए उसका मुंह बंद कर देते हैं। आस्था अपने होठ पर दोनों के हाथ देखकर कसमसाने लगती है। वही अनुभव घबराया सा इधर उधर देखकर, आस्था चिल्लाओ मत, किसी को पता चल गया तो सब खराब हो जाएगा। आस्था कुछ कहने की कोशिश करती है। वर्षा हैरानी से, आस्था क्या कह रही हो, साफ साफ बोलो ना। यह सुन आस्था अपनी आंखों से उनके हाथों पर इशारा करती है जिससे उन्होंने अभी तक आस्था का मुंह दबा रखा था। यह देखते ही दोनों झटके से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, दोनों एक साथ। सॉरी आस्था। वहीं आस्था एक लंबी सांस लेकर तेजी से दोनों को कंधों से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए धीरे से, हाय रब्बा,
मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। आपने बताया नहीं, आपने सबसे छिपाया तो छिपाया, मुझसे क्यों छिपाया? बताओ ना, कितने महीने हो गए हैं? और पहले यह बताओ, हम सब इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? ये तो खुशी की बात है ना। अनुभव धीरे से, क्योंकि हम वर्षा की प्रेगनेंसी सबसे छिपा रहे हैं। तुम भी किसी को मत बताना अभी कुछ। ध्यान को तो बिल्कुल नहीं, वो पागल सबको बताकर बोलेगा कि किसी को कुछ मत कहना। यह सुन नाश्ता और बरसा हंस पड़ते हैं। फिर तीनों सोफे पर आराम से बैठकर बात करने लगते हैं। आस्था हैरानी से, पर आप दोनों ये तो बताओ कि सब छिपा क्यों रहे हो? एहसास भाभी तो ये सुनकर खुशी से पागल हो जाएंगी। आखिरकार सबसे ज्यादा वही परेशान रहती थी आपकी बेबी प्लान को लेकर। मैंने कितनी बार उन्हें परेशान देखा है, यह सोचकर कि आप दोनों नर्स के बाद कोई बेबी नहीं चाहते, क्योंकि आप भाभी को ही आपकी बेटी मानते हो। यह सुन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। वर्षा अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ आस्था, मुझे पता है कि ये न्यूज़ सुनकर एहसास और अधिकार भाई से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। इसलिए अभी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ताकि आज रात में पार्टी में उन दोनों को यह सरप्राइज दे सकूं। एहसास हमेशा मुझे और अनुभव को अपना फैसला बदलने के लिए बोलती थी। पहले तो हमने नहीं सुना, पर जब उसने कहा कि किसी और के लिए ना सही, पर अधिसास और नर्स के लिए हम बेबी प्लान करें, तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए। एहसास और अनु की बचपन की कहानियां सुन सुनकर, उनका प्यार देखकर वो दोनों भी अपने लिए एक एंजल मतलब बहन चाहते हैं। वर्षा के रुकते ही अनुभव, ये बात हमें अधिकार ने समझाया। उसकी सारी बातें सुनकर फिर मैंने और वर्षा ने हमारे तीनों बच्चों, एहसास, आदि और नर्स के लिए ये बेबी प्लानिंग की। आज रात हम ये खुशखबरी सबके सामने उन्हें बताएंगे। इंतजार ही नहीं हो रहा है उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए। ये सुन आस्था दोनों को गले से लगा लेती है। आस्था हंसते हुए, वही नहीं, सब बहुत खुश हो जाएंगे ये खबर सुनकर। हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली अब और बड़ी होने वाली है। बस एक दिन भाभी भी यह खुशखबरी सुना दें, फिर तो सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी हमारी, और फैमिली तो पूरी होगी ही होगी। बहुत मजा आने वाला है। ये कहकर वो खुशी से उछलने लगती है। वही अनुभव भी उसकी ये खुशी देखकर मुस्कुराकर अपने काम में लग जाता है। पर इधर वर्षा कहीं खोई हुई घर में ही सामने बने मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें एकटक देखते हुए, आस्था, काश तुम्हारी ये बात सच हो जाती। काश हमारी एंजल की जिंदगी में भी यही खुशी आए। एक दिन वो भी, एक दिन, एक सुबह खुशी से चहकते हुए हमें यह खुशखबरी दे। मेरी आंखें तरस गई हैं एहसास को दिल से हंसते देखने के लिए। भगवान मेरी एहसास की यह मुराद पूरी कर दे। एहसास और अधिकार की जिंदगी को खुशियों से, सुकून से, मोहब्बत से भर दे। प्लीज भगवान, अधिकार को सही रास्ता दिखा दे। उसे एहसास की खुशी, उसकी ख्वाहिश समझ आ जाए। उसे एहसास की इतने सालों की चाह दिख जाए। ये कहते कहते उसकी आंखें छलक उठती हैं। वही मंदिर के पीछे खड़ा, या कह सकते हैं छिपा हुआ अधिकार, जो कब से उनकी बातें सुन रहा था, वर्षा की ये बात सुनकर बिलक उठता है। 6 बजे शाम का समय। पूरा घर पूरी तरह से डेकोरेट किया जा चुका था। हर तरफ फेरी लाइट्स की लड़ियां लगी थी। पीले गेंदे और गुलाब के फूलों से हर तरफ बड़ी बड़ी लड़ियां लगाई हुई थी। सेंटर में एक बड़ा सा टेबल और एक बड़ा सा केक रखा हुआ था, जिस पर अधिकार और एहसास की एक बहुत प्यारी तस्वीर बनी हुई थी। यही नहीं, वहाँ आसपास भी रंग बिरंगी धागों से अधिकार और एहसास की कई तस्वीरें लटकाई हुई थी, जिनमें कुछ में वो आदि के साथ, कुछ में अनु के साथ, और बाकी लोगों के साथ भी थी। सबने सारी अच्छी यादें समेटकर अधिकार और एहसास के लिए सामने सजा दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अभी सब अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे, ताकि जल्द से जल्द पार्टी शुरू हो जाए। घर के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया था। सिर्फ घर वाले ही एक साथ ये पार्टी एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन तभी अतुल के रूम से कुछ गिरने की आवाजें आने लगीं। श्याम, जो कि अभी अभी बाहर के कुछ काम खत्म कर रहा था, उसने वो आवाज सुनकर अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा लिए। वो जैसे जैसे कमरे की तरफ बढ़ने लगा, आवाज आनी बंद होने लगी। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा, वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर पहुंचा। अंदर देखते ही श्याम के होश उड़ गए। अतुल अपने बेड पर नहीं था। श्याम हक्का बक्का सा हड़बड़ाते हुए, अतुल सर कहाँ गए? सर, आप कहाँ हैं? ये कहते हुए वो बाथरूम और बेड के नीचे इधर उधर अतुल को खोजने लगता है। जब उसे अतुल कहीं नहीं दिखता, तो वो परेशान सा बेड पर बैठकर बड़बड़ाते हुए, वो उठ कैसे सकते हैं?
ठीक कैसे हो सकते हैं? मैंने दवा भी याद से दी थी। मुझसे कहाँ चूक हो गई? अब क्या होगा? बिग सर मुझे मार देंगे। मुझे वो अब मैं क्या करूं? ये कहते कहते उसकी नज़र खिड़की के पास पड़ी जो खुला हुआ था। वो भागता हुआ उसके पास जाता है। वहां एक चादर लटक रही थी। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से किसी को कॉल करता है। काफी देर रिंग जाने के बाद कॉल पिक होते ही श्याम हड़बड़ाते हुए, सर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने दवा दी थी और उन्होंने खाई भी थी। अतुल सर भाग गए। कहीं वो कमरे में नहीं है। यह कहकर वो शांत हो गया। कुछ देर बाद वो बड़ी ही गंभीरता से, ओके सर, मैं किसी को कमरे में नहीं आने दूंगा। मैं संभाल लूंगा। सर आप बस उनका ध्यान रखिए। ये कहकर वो फोन कट कर देता है और जल्दी से कमरे में कुछ करने लगता है। सिंगानिया बिला एहसास आईने के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को हेयर ड्राई से सुखा रही थी कि तभी कमरे में अधिकार फोन पर किसी से बात करते हुए आता है। वाट द, एक काम नहीं होता तुमसे अच्छे से। तुम अपनी बात सुनाओ मेरी सुनो। कि कहते कहते मानो उसके सब उसकी जुबान तक आते आते अपना रास्ता भूल जाते हैं। जैसे ही उसकी नज़र सामने एहसास पर पड़ती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मानो पलके झपकाना वो भूल सा जाता है। उधर से हेलो हेलो की आवाज आती रहती है। इधर अधिकार के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। उसकी आवाज सुनते ही एहसास झटके से पलटकर पीछे देखती है और उसे सामने से देखते ही मानो अधिकार का दिल मेट्रो की स्पीड से धड़कना शुरू हो जाता है। एहसास ने डार्क रेड कलर की एक बहुत ही खूबसूरत नेट वाली साड़ी पहन रखी थी। दोनों हाथों में लाल रंग की ब्रेसलेट की भरी भरी चूड़ियां खनक रही थीं। गले में काले मोतियों में गुंदी अधिकार और एहसास की सोने जैसा पवित्र मंगलसूत्र लटक रहा था। होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक जो किसी की भी नजरों को खुद पर टिकने के लिए काफी थी। नाक में सोने की एक चमकती नथ। आंखों में लगा गहरा काजल जो उसकी आंखों को और खूबसूरत बना रहा था। माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी और उसके ठीक ऊपर मांग में दहकता अधिकार के नाम का लाल सिंदूर। हवा में लहराते झूलते से काले बिखरे बाल जो हेयर ड्रायर की हवा से उसके चेहरे पर बिखर कर मानो अधिकार की नजरों से उसे छिपा रहे थे। इधर दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ एहसास की सुंदरता में अधिकार की आंखें उस पर से हट नहीं रही थी, वहीं एहसास की नजरें बस अधिकार की आंखों की कशिश उसकी मोहब्बत पर थी, जिससे हया से उसके गालों पर लाली उभर कर आ चुकी थी। एहसास कांपते होठों से, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुन अधिकार मदहोश सा उसकी तरफ बढ़ते हुए, ये देख रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। नजरें किसी पर इस कदर आशिक हो सकती हैं। दिल किसी के लिए इतना कैसे धड़क सकता है। मन किसी को देखकर इतना बेचैन कैसे हो सकता है। यह कहते कहते अधिकार उसके एकदम करीब आ चुका था। वो एहसास के इतने करीब था कि दोनों को एक दूसरे की धड़कती धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिससे घबराकर अनायास ही एहसास पलट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह देख अधिकार उसके और करीब जाकर कान में, पर मेरे हर एक क्यों का जवाब आपको देखने के बाद मिल जाता है। आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हैं, तन से भी और मन से भी। अधिकार सिंघानिया की जिंदगी में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हैप्पी एनिवर्सरी एहसास। ये कहते हुए अधिकार एहसास के गालों पर किस कर देता है और इस स्पर्श से एहसास उसकी बाहों में सिमट जाती है। डैडा, डैडा। अधिसास की मीठी सी आवाज अधिकार के कानों में सुनाई देती है। अधिकार आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है। अधि आंखें टिमटिमाते हुए उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहता है। उसे देख अधिकार फिर से सामने की तरफ देखता है, जहां अभी भी एहसास आईने के पास खड़े होकर उसे एकटक देख रही थी। वो देख अधिकार को यह समझते देर नहीं लगती कि अभी अभी कुछ देर पहले उसने जो महसूस किया वो उसका एक बेहद खूबसूरत ख्वाब था। एहसास के पास जाना, उसे चूमने और अपने दिल की बातें कहना, सब कुछ उसके मन का वहम था। होश में आते ही अधिकार एक बार फिर से हकीकत की एहसास की खूबसूरती को निहारने लगता है। वही एहसास भी बस अधिकार को निहार रही थी। डार्क रेड शर्ट, ब्लैक पैंट और कोट में अधिकार भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उस पर उसकी एक मदहोश कर देने वाली दो बड़ी बड़ी आंखें, जेल से सेट किए हुए बाल, पंखुड़ी से मुलायम होठ और उसकी हीरो जैसी पर्सनालिटी, दोनों एक दूसरे में खोए थे।
डैडा मम्मा, आप दोनों कब से एक दूसरे का एक्सरे कर रहे हो? रिपोर्ट लेकर ही आओगे क्या? अदी फिर से अपनी मीठी आवाज में कहता है, जिसे सुन अधिकार और एहसास चौंक जाते हैं और उन्हें अपनी दूसरी मुलाकात याद आ जाती है, जिसमें यही सब एहसास ने अधिकार को बोले थे, जिन्हें सुनकर एक पल के लिए अधिकार भी सुन पड़ गया था। जहाँ एहसास शर्माकर फिर से अपने बाल संवारने लगती है, वहीं अधिकार जल्दी से अदी को गोद में उठाकर उसे आंखें दिखाते हुए, ये सब किसने सिखाया आपको? आदि मुंह बनाकर अपने सर पर हाथ रखकर, अरे डैडा, ये तो मुझे बसल चाचू ने सिखाया है। ये सब छोड़ो ना, अब बस करो ना, चलो नीचे, सब आप दोनों को बुला रहे हैं। मैं आप दोनों को लेने आया हूँ। चलो ना मम्मा, चलो ना। उसकी बात सुनकर एहसास कंघी टेबल पर रखकर अपना पल्लू सही करते हुए, मम्मा रेडी है बेटा, चलो। ये सुन अधिकार अधी को देखकर, आप बाहर खड़े रहो, डैडा को मम्मा से कुछ बात करनी है। हम अभी 2 मिनट में बाहर आते हैं और आपके साथ नीचे चलते हैं। अधि को सोचकर अधिकार के गाल पर किस करते हुए, ओके डैडा, मैं बाहर खड़ा हूँ, आप मेरी तरफ से मम्मा को ये किसी दे देना, वो एंजल लग रही हैं आज। ये कहकर वो झट से अधिकार की गोद से उतरकर कमरे से बाहर जाता है और डोर बंद कर देता है। यह देख अधिकार मुस्कुरा उठता है और एक बार फिर से उसकी नज़र एहसास पर पड़ती है, जो इस वक्त अपनी पलकें झुकाए अपनी बेचैनी और हया को अधिकार से छिपा रही थी। अधिकार धीरे धीरे उसके करीब जाता है, जिससे एहसास खुद में सिमटने लगती है। अधिकार उसके चेहरे पर बिखरी लटों को उसके कान के पीछे करते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। जब भी आपको ऐसे सजे संवरे देखता हूँ, हर बार ऐसा लगता है जैसे पहली बार आपको देख रहा हूँ। एक ही दिल हजार बार आपके लिए बस आपको देखकर तेजी से धड़क उठता है। जी करता है आपको दुनिया से छिपा लूं, किसी की नजर ना लगे आपको, किसी की भी नहीं। यह कहकर वो एहसास की आंखों के किनारे से अपनी सबसे छोटी उंगली में काजल लगाकर उसे उसके कान के पीछे नजर का टीका लगा देता है। यह देख एहसास की आंखें नम हो जाती हैं और अधिकार की बाहों में सिमटने लगती है। तभी अचानक एहसास खुद को उसके करीब जाने से रोक लेती है। अधिकार हैरान होकर, एहसास क्या हुआ? एहसास उससे मुंह फेरते हुए, कुछ नहीं, चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। यह कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है। एहसास दरवाजा खोल ही रही थी कि अधिकार पीछे से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एहसास जाकर उसके सीने से लग जाती है। अधिकार फुर्ती से उसके गाल पर किस कर लेता है। एहसास हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव से उसे देखने लगती है। अधिकार मुस्कुराते हुए, ये मेरी जान ने आपको देने के लिए बोला था। एहसास, आज के दिन तो ये नाराजगी दूर हो जानी चाहिए ना। कुछ देर के लिए अपने 8 साल के दर्द को अपने सीने में दफन कर लीजिए। ये कहकर अधिकार दरवाजे की तरफ देखकर, अधिक कम, भाई, उसकी आवाज़ सुनते ही यदि झट से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और दोनों के बीच में आकर उनका हाथ अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेता है। जहां अधिकार मुस्कुराते हुए सामने देख रहा होता है, वहीं एहसास अभी भी अधिकार को ही देखे जा रही थी। जंगल, रात के अंधेरे सन्नाटे को चीरते हुए जंगल के बीचों बीच एक बड़े से कारखाने के अंदर से जोर जोर से किसी के चीखने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि उसे मौत से भी ज्यादा कुछ दर्द हो रहा हो। उस चीख को सुनकर ही किसी के भी होश उड़ सकते थे, किसी का भी दिल डर से धड़कना बंद कर सकता था। वहीं कारखाने के अंदर एक शख्स खून से लथपथ एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। और तो और उन गांवों पर चींटियां और मक्खियां लगने लगी थी। वो बस बदे बादशाह आंखें बंद किए कराते हुए जैसे मौत की दुआ कर रहा हो। वो शख्स बिलखते हुए, मार दो मुझे, कोई मार दो मुझे, मौत दो, प्लीज प्लीज मार दे। हाँ हाँ, मांग और भीख मांग, मौत की भीख मांग तू। तभी वहां हंसी के ठहाकों के साथ किसी के शब्द सुनाई देते हैं। कुर्सी पर बंधा शख्स बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए सामने से आती हल्की रोशनी की तरफ देखता है, जहां उसे अपने सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा नजर आता है। वो दर से कराते हुए, हाँ, कौन हो तुम? प्लीज जाने दो मुझे या मार दो मुझे। उसकी बात सुनकर सामने खड़ा शख्स एक चुटकी बजाता है। उसकी आवाज आते ही उस जगह की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लाइट्स ऑन होते ही कुर्सी पर बैठा शख्स एक पल के लिए कांप उठता है। वहीं सामने खड़ा शख्स उसके पास आकर बड़ी फुर्ती से अपने लंबे पैरों को उसके सीने पर मारकर उसे कुर्सी सहित नीचे गिरा देता है। फिर चिल्लाते हुए, सिंघानिया, देख देख,
अपने चारों तरफ। ये वही जगह है जहाँ तूने एक मासूम बच्ची की जिंदगी, उसकी सादगी, उसका हंसता खिलखिलाता बचपन, उसकी मासूमियत, उसका भाई और उसकी इज्जत उससे छीन ली थी। जहाँ तूने उसे शर्म से तार तार कर दिया था। जहाँ तूने उसके शरीर पर, उसके मन पर इतने घाव दिए थे जो भरते भरते सालों की उसकी मुस्कुराहट को दफन कर गए। ये वही जगह है जहाँ तूने उसे दर्द, आंसू, बेबसी और मौत से भी बदतर जिंदगी दी थी। लेकिन आज वक्त और हालात ऐसे बदल गए हैं कि तू आज सबको मौत देने वाला अपनी मौत की भीख मांग रहा है। मांग और मांग, रो, गिड़गिड़ा। मजा आ रहा है तुझे ऐसे तड़पते देखकर। उस नन्ही सी एंजल के सेवियर का तुझसे वादा है, वो तुझे तेरे गुनाह की ऐसी सजा देगा कि तेरी रूह भी तेरे जिस्म को छोड़ने के लिए भीख मांगेगी। सिंगानिया, तेरी कब्र तो यहीं इसी जगह बनेगी। चिल्ला, चीख और चिल्ला। यह कहते हुए वो एक जोर की लात फिर से उसकी पीठ पर मारता है, जिसपे पहले से एक गहरा घाव था। उस पर पांव पड़ते ही वो शख्स बहुत ही डर से भयंकर आवाज में चीख उठता है। सिंगानिया मिला। पल्लू बुआ, स्नेहा, अनुभव, बसल, रियान, बरसा, विधि, आस्था और सारे बच्चे केक के पास खड़े बेसब्री से अधिकार और एहसास का इंतजार कर रहे थे। बसल अपनी घड़ी देखते हुए, कसम से एनिवर्सरी की बजाय अधिकार का बर्थडे होता ना, तो अब तक ये केक मेरे हाथों मरकर मेरे भूख से मिल चुका होता। ये वहां पक्का अपनी दुकान खोलकर बैठ गए होंगे। ये सुनकर सब हैरानी और हंसी के मिले जुले भाव से एक साथ, दुकान? बसल अपनी बात पर खुद ही हंसते हुए, अरे भूल गए, अधिकार की एक्सरे की दुकान, जहाँ की फर्स्ट एंड लास्ट कस्टमर उनकी प्यारी और इकलौती पत्नी मिसिस एहसास सिंगानिया है। यह कहकर वो हंसने लगता है। वही ध्यान उसके पेट पर जोर की एक कोनी मारते हुए, मेरा भी एक ठुकाई सेंटर है, उसका इकलौता फर्स्ट और लास्ट कस्टमर तू ही होगा। देख लियो, और चुप, बकवास ना कर। यह कहकर वो उसे घूरने लगता है। वही बसल बेचारा सा मुंह बनाकर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तभी आस्था चिल्लाते हुए, बस करिए दोनों, और वो देखिए, भाई भाभी आ गए। आस्था के कहते ही सब एक साथ सीढ़ी की तरफ देखते हैं, जहाँ से अधिकार, एहसास और अधि नीचे आ रहे होते हैं। उन तीनों को एक साथ देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पल्लू वो आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए, मानो राम सीता की जोड़ी आसमान से सीधा नीचे उतर कर आ रही है। उस पर ये छोटा नटखट किशन कन्हैया, ऐसा लग रहा है ये आंखें आज धन्य हो गई हैं। उनकी बात सुन स्नेहा भी उनके कंधे पर सर रखकर, हाँ बुआ जी, आज सालों बाद कलेजे को ठंडक पहुंची है। भगवान मेरे बच्चों को सदा खुश रखे। वहीं आस्था, विधि, वर्षा, रियान, बसल और अनुभव उनकी आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही अपने पास रखे पहले से तैयार प्लेट को उठाकर उनमें से गुलाब की पंखुड़ियां उठाकर तीनों पर फूलों की बारिश करने लगे। ये देख अधिकार, एहसास और अदी के चेहरे खुशी से खिल उठे। अदी तो उनका हाथ छोड़कर अधिया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उस फूलों की बारिश में नाचने लगा। बाकी बच्चे भी उनके साथ खेलने लगे। भाई ये सब देखकर सारे घर वालों के चेहरे खिल उठे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।